लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं, तो कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कल होने वाले नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लिया। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। हालांकि अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो इधर बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों जगह कमल खिलेगा। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। अमेठी सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं और कल स्मृति ईरानी यहां से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इधर अमेठी की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस कब यहां के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और अमेठी से राहुल गांधी के नाम की जोर शोर से चर्चा के बीच कांग्रेस दफ्तर में साफ सफाई का काम जोरों पर है। इतना ही नहीं, प्रचार के लिए लखनऊ से 3 गाड़ियां भी अमेठी भेजी गई हैं। ये जो 3 गाड़ियां लखनऊ मुख्यालय से यहां भेजी गई हैं, वो इस परिसर में पहुंच चुकी हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए इन गाड़ियों को यहां लाया गया है। हालांकि अमेठी के कांग्रेस नेताओं को पूरा भरोसा है कि यहां से राहुल की उम्मीदवारी तय है। हम सब इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने शुरुआत फिर यहीं से की, यहीं से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की, तो वो परंपरा आगे बढ़ेगी। और खरगे जी ने संकेत पहले दिए थे, वो संकेत से अमेठी का आदमी भरोसे में है। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। और बात पते की यह है कि क्या अमेठी में कांग्रेस 1981 के उपचुनाव का इतिहास दोहराना चाहती है, जब नामांकन शुरू होने के बाद पार्टी ने राजीव गांधी के नाम का ऐलान किया था और उसी दिन नामांकन भी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पैदल चलकर पार्टी नेताओं ने जेल का जवाब वोट से देने की अपील की। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और साउथ दिल्ली, नई दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी का झंडा हाथ में लिए वॉकथॉन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने पीली रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें जेल का जवाब वोट से देने की अपील की गई थी। इस पैदल मार्च में ढोल नगाड़ों का संगीत भी सुनाई दिया। वहीं पार्टी नेताओं ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। हम सब लोग पैदल चल के एक वॉकथॉन के माध्यम से युवाओं के अंदर ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, उसका जवाब अपनी वोट से देना है और भारतीय जनता पार्टी को बता देना है। पैदल मार्च में शामिल नेताओं ने दिल्ली में जीत का दावा भी किया। दिल्ली की जनता ने सोच लिया है कि कैंपेन की कमान दिल्ली की जनता खुद संभालेगी। वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे और वही आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। पार्टी नेताओं ने दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी के साथ होने का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी के इस पैदल मार्च में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया। एक वॉशिंग मशीन का पोस्टर लगाकर पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद भ्रष्ट नेता कैसे साफ सुथरे हो जाते हैं, और जो नेता बीजेपी में शामिल नहीं होते उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने वॉशिंग मशीन के इस कटआउट के जरिए भ्रष्ट नेताओं पर लगे इल्जामों से उन्हें बीजेपी कैसे साफ सुथरा कर देती है, इसकी दलील दी। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को अगर आप डालेंगे वो साफ सुथरा शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। वहीं नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने हाल में अजित पवार की पत्नी पर लगे आरोपों पर मिली क्लीन चिट का हवाला भी दिया। अजित पवार की पत्नी, जिन पे 25,000 करोड़ का इल्जाम था गबन करने का,
उनको क्लीन चिट दे दी गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी में है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें सीबीआई, ईडी से फौरन क्लीन चिट मिल जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गहरा विरोध जताया और बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लिया और एक बार फिर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसमें जेल का जवाब वोट से देने की अपील की गई थी। जेल के जवाब में हम वोट देंगे। चुनाव आयोग ने इस कैंपेन सॉन्ग पर ऐतराज जताते हुए रोक लगा दी, जिसे पार्टी नेताओं ने गलत बताते हुए दावा किया कि इस सॉन्ग से कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। आतिशी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र खत्म होने का आरोप भी लगाया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। आतिशी ने यह भी कहा कि जब आचार संहिता के दौरान बीजेपी, ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को जेल में डालती है, उस पर चुनाव आयोग कोई आपत्ति क्यों नहीं जताता। इस खबर में बात पते की यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है, गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, जेल का जवाब वोट से देने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके कैंपेन सॉन्ग पर भी रोक लग गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान जारी है और इस प्रचार अभियान की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी ने मंजूर भी कर लिया है, जिस पर अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात से इनकार किया। लवली ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा को देखते हुए पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। लवली के आरोपों पर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लवली ने ऐसे दौर में इस्तीफा दिया है जब पार्टी चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, प्रदेश के अध्यक्ष होते हुए भी दिया है, पार्टी के एक जो चैलेंजिंग पीरियड है और पूरे देश में जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, वो समय पे इसने ये इस्तीफा और वो भी कुछ मेरे सामने के वजह बताते हुए, कोई कैंडिडेट के चयन के मामले में बताते हुए दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में अपना इस्तीफा देने की वजह बताई और साथ ही साथ अरविंदर सिंह लवली ने इस चिट्ठी में अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को मनाने के लिए कई नेताओं को उनके घर भी भेजा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने लंबे पत्र में कई तरह की नाराजगी और इस्तीफे के पीछे की वजहों का जिक्र किया। उन्होंने चिट्ठी के जरिए आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन को लेकर नाराजगी जाहिर की। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर भी नाराजगी जताई। साथ ही दिल्ली में 2 बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर भी सवाल खड़े किए और चिट्ठी में लिखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार पार्टी लाइन से हटकर दिल्ली के सीएम की झूठी तारीफ कर रहे हैं। इधर लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हुआ और उन्हें मनाने के लिए दिल्ली कांग्रेस को पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को उनके घर भेजा। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ रीजंस लिखे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताया कि क्यों इस्तीफा दिया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा है। इधर अरविंदर लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस उन्हें मनाने में जुट गई तो भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका भी मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में एक परिवार के फैसलों से जमीनी नेता तंग है और दूसरे दलों की ओर जा रहे हैं। किसी भी दल में अथवा किसी भी संगठन में भी हताशा और निराशा की स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक रूप से अंतर्कलह वहाँ बढ़ता है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग है।
इधर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का कहना है कि अरविंदर सिंह लवली के आरोपों पर नेतृत्व को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग यहाँ लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मचे घमासान ने पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। अरविंदर लवली के इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि पूर्वी दिल्ली में बीजेपी अपना उम्मीदवार बदल रही है। और अरविंदर लवली से मिलने उनके घर पहुंचे कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद का लवली समर्थकों ने जमकर विरोध किया। उनके साथ धक्का मुक्की और नारेबाजी की, जिसके बाद आसिफ ने दावा किया कि उन्हें जल्द दिल्ली में बीजेपी टिकट दे देगी। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह 1-2 दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी लवली के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। ये कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि वो ही उसके बारे में बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है। दरअसल लवली ने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी नाराजगी जताई थी। वही बात पते की यह है कि दिल्ली में चुनाव मुहाने पर हैं और लवली की गुगली ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में मिशन 400 पार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसे लेकर खुद कांग्रेस के नेता भी ये आशंका जता रहे हैं। ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अब विदेश जाकर नौकरी करने की चाहत रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। आर्थिक अपराध शाखा ने कनाडा में जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया है। महिला से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को कनाडा भेजने का झांसा देकर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। कबूतरबाजी से जुड़े इस गैंग के लोग दिल्ली और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में बाकायदा ऑफिस खोलकर ठगी करते थे। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कनाडा में जॉब दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार वसूलते थे और इसके बाद ऑफिस बंद करके वहां से फरार हो जाते थे। चूंकि इस गोरख धंधे में पकड़े जाने का डर होता था, लिहाजा इस गिरोह के लोग दूसरी जगह पर नया ऑफिस खोलकर फिर से लोगों को चूना लगाना शुरू कर देते थे। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये बाकायदा एक वेबसाइट भी चलाते और टेलीकॉलर भी रखते, जो कि लोगों को फोन करके फांसते थे। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह ने आज तक किसी भी शख्स को विदेश नहीं भेजा, यानी पूरी तरह से यह फर्जीवाड़ा था और इसी के जरिए करोड़ों रुपए के वारे न्यारे इन्होंने किए थे। चुनावी महासमर में विरासत के बाद अब आरक्षण के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष झूठ बोलकर आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ शुरू से ही संविधान के मुताबिक सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि वे बीजेपी की मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे।
वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने संविधान से छेड़खानी का मन बना लिया है। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। वहीं मुरादाबाद में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मुरादाबाद के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान ने विवादित बयान दिया। वो शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी के नाम पर मुस्लिम वोटर से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करते नजर आए। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शहाबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। तो जाहिर सी बात है कि धर्म को बीच में लाया जा रहा है और इसको लेकर के निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार निशाना साध ही रही है इंडिया गठबंधन पर। मिशन कर्नाटक के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने इस चुनावी रैली में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और राहुल के राजा महाराजाओं वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस को राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण को ही प्राथमिकता देती है, उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वहीं तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। दमन और दीव में चुनावी रैली करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। वहीं ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को देने वाले पीएम मोदी के आरोपों पर भी जवाब दिया। क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं ने अपनी रैलियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया और कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया। ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। इससे पहले ओडिशा के कटक में भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया और रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को एक जैसा बता दिया। बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया। पान का मतलब स्टेट को पानदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAANN। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज दूसरे दिन भी लगातार दिल्ली की सड़कों पर प्रचार करती नजर आए। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी महाबल मिश्रा के लिए सुनीता केजरीवाल आज प्रचार करने के लिए पहुंची। सुनीता के इस रोड शो में हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जिन्होंने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। भीड़ को देखकर सुनीता केजरीवाल ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट देने की अपील की। इससे पहले कल पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार के लिए सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया था और वोट मांगे थे। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव परिवार पर हमला बोला, वहीं तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है।
पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखे हमले किए। लालू परिवार पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव ने 15 सालों तक बिहार की जनता को विकास के नाम पर गुमराह किया है। उनके पिताजी 15 साल मजाकी किए थे बिहार में। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि अब तक हुए पहले 2 चरण के चुनाव में आरजेडी के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं, जमानत बचा लें। जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल जाए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है और उसके नेता बेकार की बातें कर रहे हैं। अब बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीती रात हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी करार दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ये चुनावी रैली हैदराबाद के याकूबपुरा में थी, जहां लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और उस पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके कपड़ों के नाम पर, कभी उनके गोश्त के हलाल गोश्त के नाम पर, कभी अज़ा के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, हर तरीके से परेशान करने की कोशिशें। चुनावी रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी सीएए और एनआरसी के खिलाफ लोगों को उकसाते दिखाई दिए। ओवैसी ने कहा कि सीएए और एनपीआर आने से मुस्लिम और दलित सबसे ज्यादा परेशान होंगे। उन्होंने लोगों से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और 3 तलाक कानून के खिलाफ वोट देने की अपील की। जिस दिन सीएए कानून को एनपीआर एनआरसी से जोड़ दिया जाएगा, उस वक्त हजारों नहीं लाखों की तादाद में इस मुल्क में मुस्लिम अक़लियतें, दलित और खास तौर से गरीब अवाम परेशान हो जाएगी। संदेशखाली में हथियार मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया। अबू तालिब शेख की पत्नी ने दावा किया कि सीबीआई को जो हथियार मिले वो जमीन के अंदर गाड़कर नहीं रखे गए थे। और अबू तालिब शेख की पत्नी तस्मीना बीबी ने दावा किया कि यह हथियार जमीन के अंदर से नहीं बल्कि लोहे के एक बक्से से सीबीआई की टीम ने बरामद किए। আমার ঘরে বোম আছে কিনা আমি জানি না, নিজে জানি নি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে পুরো ফেসে দিয়েছে। কে ফাঁসিয়েছে আপনাকে? সেটা কে ফাঁসিয়েছে আমি বলতে পারবো না। আমি ছাগল চড়াতে যেতাম, ছাগল আমার আনতে যেতাম, কে কখন রেখে গেছে বোমটা আমি জানি না। अबू तालिब की पत्नी तस्मीना बीबी का दावा है कि हथियार उनके ही घर से मिले हैं, लेकिन यह हथियार उनके घर तक कैसे पहुंचे इसकी जानकारी होने से भी अबू तालिब की पत्नी तस्मीना बीबी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं संदेशखाली में हथियार मिलने के अलावा भी सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सीबीआई जांच में पता चला कि शाहजहां शेख ने सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण ही नहीं किया बल्कि उनकी जमीन भी हड़प ली। और जब सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो सीबीआई को कई चौंकाने वाले सुराग मिल गए। सीबीआई को जमीन हड़पने से जुड़ी 200 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसमें 40 मामलों की जांच सीबीआई कर चुकी है, जबकि बाकी शिकायतों की हकीकत जानने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। जांच में पता चला कि शाहजहां शेख कब्जाई गई जमीन का इस्तेमाल हथियारों को छिपाने के लिए करता था। दावा किया जा रहा है कि शाहजहां शेख ने जमीन कब्जाने के लिए लोकल युवाओं को हथियारों से लैस कर दिया था और गुंडाई के दम पर लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता था। चूंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करना स्थानीय लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं है, इसलिए सीबीआई के राडार पर संदेशखाली के वो अधिकारी भी आ गए जिनकी भूमिका जमीन कब्जाने में रही है। और तहसील से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने संदेशखाली में कितने एकड़ सरकारी और आम लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि जमीन कब्जाने के इस काम में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार शाहजहां शेख की मदद करते थे। बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख के करीबियों ने बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर कब्जा किया था और सरकारी जमीन को मछली पकड़ने के तालाबों में बदल दिया था और कई तालाबों को सुखाकर उन्हें बंजर जमीन बना दिया था। खबर तो ये भी है कि स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने के लिए शाहजहां शेख शाम दाम दंड और भेद की नीति अपनाता था और जो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होता था उनके घर की महिलाओं पर शाहजहां शेख के गुंडे अत्याचार करते थे। हालांकि बाद में संदेशखाली की महिलाओं ने आवाज उठाई और शाहजहां शेख को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन और दुकान पर ही कब्जा नहीं किया, उनके गुंडों ने श्मशान की जमीन को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां शेख के करीबी जियाउद्दीन ने श्मशान घाट की जमीन पर रातों रात दीवार खड़ी कर दी थी। दरअसल भुवन दास नाम के एक जमींदार ने श्मशान घाट के लिए जमीन दान की थी, लेकिन 2 साल पहले साल 2022 में श्मशान की जमीन पर शाहजहां शेख के गुंडे जियाउद्दीन ने कब्जा कर लिया। 22 साल में ले लिया है शाहजहां शेख, उसका जो टीम मेंबर था जियाउद्दीन, हाशा, हैदर, ये लोग हमको मारने को लिए भगाया था, हम चला गया। क्योंकि शाहजहां के गुंडे जियाउद्दीन ने श्मशान घाट की रखवाली करने वाले निर्मल पात्र के साथ मारपीट भी की, इसलिए निर्मल पात्र ने अब सीबीआई से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और स्थानीय लोगों के बयान लिए। देख सकते हैं सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंचा है संदेश खाली में। सीबीआई की टीम सेंट्रल फोर्स को लेके जो कंप्लेनेंट्स है उनको लेके, इनकी जो खुद की ज़मीनें हैं वो ले लिया गया, उनकी जो दुकान है वो ले लिया गया। और यही नहीं, यहाँ पे जो लोगों की, आम आदमी की जो क्रियाक्रम होता था, जो जमींदार ने दिया था, वो उसी जगह को भी हड़प लिया शाहजहां से। क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं, इसलिए शाहजहां शेख के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। और जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। जेपी नड्डा ने दावा किया कि शाहजहां जैसे गुंडे संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि इस चुनाव में बंगाल की जनता सीएम ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी और बीजेपी बंगाल की 42 में से 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब एक खबर ई कॉमर्स से जुड़ी हुई। भारत में ई कॉमर्स का बाजार तेजी से फल फूल रहा है। ई कॉमर्स ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब इस मामले में भारत दुनिया के बड़े देशों को पछाड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $8,000 करोड़ हो जाएगा, जबकि इसी साल तक भारत का ई कॉमर्स बाजार बढ़कर करीब $3,250 करोड़ होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे होंगे। भारत का ई कॉमर्स बाजार करीब $1,130 करोड़ का है, जो करीब 21% सालाना की दर से बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ₹13.5 प्रति जीबी की दर से किफायती इंटरनेट उपलब्ध होना है। मोबाइल से इंटरनेट तक पहुंच में 2019 की तुलना में 2023-24 में 21% की वृद्धि हुई है, जिससे ई कॉमर्स बाजार को बड़ा बूम मिला है। इसके अलावा ई कॉमर्स बाजार में वृद्धि के कारणों में यूपीआई भी काफी अहम है। 2022 में इसके जरिए $1.5 लाख करोड़ का लेन देन किया गया था। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की टॉपर प्राची निगम को उनके चेहरे के बालों पर ट्रोल किए जाने का विरोध भी तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्राची निगम के समर्थन में उतर आई, जिन्होंने प्राची के पिता को फोन कर उन्हें बधाई दी, साथ ही प्राची से बात कर उन्हें आलोचना करने वालों पर ध्यान न देने की सलाह दी। प्रियंका गांधी ने प्राची से कहा कि वो साहस और धैर्य से काम लें और आगे इससे भी अच्छा मुकाम हासिल करें। इस बीच कई लोग प्राची के समर्थन में उतर आए और उनका सम्मान किया। वहीं प्राची ने भी कहा कि जो लोग उन्हें चेहरे से जज कर रहे हैं वो उनसे घबराने वाली नहीं हैं। थोड़ा सा दुख होता है कि हाँ, लोग कैसे आदमी लोगों को जज करते हैं, और तो मुझे बेकार लगा, लेकिन फिर भी इन लोग का तो काम ही कहना, मैं क्या कर सकती हूं। प्राची के पिता ने भी इसे मामूली बात बताया। तो ये बात उठ रही है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो एक छोटा सा एक मामला है, ये तो इतना बड़ा। वहीं एसडीएम शिखा शुक्ला ने ट्रोल गैंग के खिलाफ जी मीडिया के कार्यक्रम की प्रशंसा की। जी मीडिया बच्चों का और स्पेशली नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए बेहद सकारात्मक कार्य कर रहा है। शिखा शुक्ला ने प्राची को ट्रोल करने वालों की निंदा भी की। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की सीएम मरियम नवाज को धमकी दी है। टीटीपी ने एक बयान जारी कर कहा कि मरियम नवाज का अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सक्रिय आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया कानून में यकीन करता है। उसका मानना है कि नाच गाना और इससे जुड़ी चीजें समाज में गंदगी फैला रही हैं। लिहाजा इसी को लेकर टीटीपी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज को धमकी दी। टीटीपी ने कहा कि मरियम नवाज और उनका प्रशासन पंजाब प्रांत में संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना जारी रखेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
यही नहीं, टीटीपी ने छात्रों से धार्मिक कारणों से अश्लील आयोजनों का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। टीटीपी की यह धमकी न सिर्फ मरियम नवाज बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक ये आतंकी संगठन कबायली इलाकों में ही सक्रिय था, लेकिन अब इसकी धमक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक सुनाई देने लगी है, जो पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र माना जाता है। जी न्यूज़।